हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को चूज किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और वेलकम बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन स्टूडेंट्स ने साइंस सब्जेक्ट को चुना है उनके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए होंगे, नो डाउट। और आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुना है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। सबसे पहले अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, यानी जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी शब्द की खोज सबसे पहले अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। और बायोलॉजी को दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो है बॉटनी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और एक है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में भी साइंस पढ़ के आए हैं, लेकिन 10th क्लास में आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। आपने एक कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ा जिसे साइंस नाम दिया गया, जिसके अंदर आपने कुछ फिजिक्स का पोर्शन, कुछ केमिस्ट्री का, कुछ इकोलॉजी का, कुछ बायोलॉजी का आपने चैप्टर्स पढ़े, जिसको मैं जनरल साइंस कह सकता हूँ, बायोलॉजी नहीं। और अभी 11th क्लास के अंदर आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, जो कि एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि वास्तव में बायोलॉजी क्या है। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। जैसे अगर मैं कुछ ब्रांच की बात करूं तो साइटोलॉजी, जिसके अंदर हम शुरुआत का जो आपको पीडीएफ भेजा गया था उसमें बायोलॉजी की कुछ ब्रांच को मैंने भेजा था। बहुत सारी, लगभग हज़ारों की संख्या में ब्रांच मैं कह सकता हूं हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो। और लगभग 40 या 50 ब्रांच ऐसी हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स को या हम लोग उन पर स्टडी करते हैं। जैसे हो सकता है वो पैथोलॉजी हो, साइटोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, यूजेनिक्स हो, और माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, कुछ भी। में इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर, इकोलॉजी हो, बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर आते हैं, जो आपको आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग लगभग 40 या 42 के समथिंग आपकी बुक्स के अंदर ब्रांचेज हैं। द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखाएं, वो आपको बताई जाएंगी। और उनसे रिलेटेड ही कुछ चैप्टर्स हैं, उन पे हम बात करेंगे, उनकी हम स्टडी करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस साल से आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, यानी जो प्रीवियस या लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उनको मैंने या उन्होंने जहाँ भी पढ़ा होगा 45 चैप्टर्स बायोलॉजी के अंदर पढ़ाए गए होंगे। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस आपको 22 चैप्टर्स को पढ़ना है। कितने चैप्टर्स को पढ़ना है? 22 चैप्टर्स को। चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हम जनरल बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले अरस्तु ने की थी। दो भागों में बांटते हैं जीव विज्ञान को, बॉटनी और जूलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ प्लांट्स और इसके अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स का अध्ययन करते हैं हम। अगर मैं वनस्पति विज्ञान की बात करूं तो वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस नामक वैज्ञानिक ने की थी, और जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने की थी। दोनों ही अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हैं, और बड़ी क्लासों में जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर आपको स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो वहाँ आपको प्रॉपर बायोलॉजी के अंदर भी बॉटनी और जूलॉजी में से एक को चूज करना होता है। एमएससी इन बॉटनी, एमएससी इन जूलॉजी हायर क्लासेस के अंदर। तो अभी हम आपके सिलेबस की बात करते हैं। आपको 22 चैप्टर बायोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, और उसमें से सबसे जो इंटरेस्टेड है वो है फर्स्ट यूनिट। अभी मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँगा और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे हम फर्स्ट चैप्टर का। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूँ तो उसके अंदर 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत। जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जीव क्या होते हैं,
सजीव क्या होते हैं, सजीवों के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हम सजीवों और निर्जीवों को अलग अलग कर सकते हैं, किस तरह से उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से उनका नामकरण करते हैं, यानी हम इसके अंदर पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। और दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे बिल्कुल कनेक्टेड है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर होगा, जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग किया गया कि ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे जीवों का ओरिजिन हुआ कि वो ना तो प्लांट्स से मैच करते हैं ना एनिमल से मैच करते हैं, तो एक अलग ही संघ उनको दिया गया, अलग ही एक जगत उनको दिया गया जिसे हमने मोनेरा कहा। फिर कुछ ऐसे एनिमल्स की डिस्कवरी हुई या प्लांट्स की डिस्कवरी हुई जो दोनों से मैच नहीं करते हैं, तो उन्हें हमने प्रोटिस्टा दिया, फिर फंजाई नाम दिया। तो इस प्रकार से वर्तमान में या प्रेजेंट टाइम के अंदर कई सारी जगत प्रणालियां हैं जिनको हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन थ्योरीज हैं जिनको हम पढ़ेंगे। और सबसे जो मान्य वर्गीकरण है, मान्य क्लासिफिकेशन है, वो है R.H. व्हिटेकर, एक वैज्ञानिक हैं R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने 1969 के अंदर 5 जगत प्रणाली दी। उनके अनुसार जो 5 जगत हैं वो हैं मोनेरा, जो पहला जगत है वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमिलिया। तो इनमें अलग अलग प्रकार के जंतुओं को विश्व के अंदर कोई भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी एनिमल्स हो, कोई भी प्लांट्स हो, कोई भी फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, एनीबडी एनिमल्स लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो कोई सी फॉर्म में हो, इनके अंदर माइकोप्लाज्मा हो, वायरस हो, वायरोइड हो, प्रियोन हो, कुछ भी हो, माइकोप्लाज्मा हो, ये फाइटोप्लाज्मा हो, ये सभी या तो मोनेरा में होंगे या प्रोटिस्टा में पाया जाएगा वो, या फंजाई में या प्लांटी में या एनिमिलिया में। ये सबसे मान्य क्लासिफिकेशन है जिसको हम 5 जगत प्रणाली के नाम से जानते हैं। तीसरा जो चैप्टर आपका होगा वो है वनस्पति जगत। आपने जगत 2 पढ़े हैं, एक तो पढ़ा था आपने जंतु जगत और एक पढ़ा था वनस्पति जगत। जो तीसरा चैप्टर है बेटा वो होगा आपका वनस्पति जगत। तो वनस्पति जगत के अंदर भी प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, वर्गों के अंदर अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर होते हैं उन्हें हम शैवाल कहते हैं, जो वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल क्षेत्र पर यानी स्थलीय क्षेत्र पर भी पाए जाते हैं उन्हें हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। इसके बाद प्रथम स्थलीय पौधे जो सबसे पहले स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। इसके बाद जिम्नोस्पर्म आते हैं, अनावृत बीजी, और सबसे मॉडिफाइड प्लांट आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म आते हैं। तो ये वनस्पति जगत है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये सारे प्लांट्स को मैंने डिवाइड किया है, इनके अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। और जो चौथा चैप्टर है वो है जीव जगत। तो इसके अंदर हम जीवों के बारे में पढ़ेंगे। जीवों को मोस्टली 2 भागों में हम बांटते हैं, एक तो कशेरुक और एक अकशेरुक। जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है वो कशेरुक प्राणी कहलाते हैं, कॉर्डेट कहलाते हैं। कॉर्डेटा इंग्लिश का वर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के लिए यूज किया जाता है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उसे हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं या उनको हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं। जिनके 11 संघ हैं उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे 11 संघों के अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो इसके अंदर प्रोटोजो आएंगे, फिर पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये संघों के नाम हैं जिनके अंदर एनिमल्स को रखा जाता है। ऐसे सपोज करें कोई यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है जैसे अमीबा है, तो उसे हम किस में रखेंगे? तो उसे हम प्रोटोजोआ में रखेंगे अमीबा को। और उसके लक्षण होते हैं कुछ
यानी सबसे पहले जो जीव हैं वो एक कोशिकीय हुए, उनका जो शरीर संगठन है वो एक कोशिकीय हुआ, फिर 2 कोशिकीय, फिर कोशिकाओं का समूह जिसे हम ऊतक कहते हैं, ऊतकीय संगठन हुआ, फिर ऊतक से अंगों का निर्माण हुआ तो अंग स्तरीय संगठन हुआ, फिर अंगों से तंत्र का निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण हुआ तो अंग तंत्रीय स्तर का हुआ, और फिर पूरा सिस्टम बना, बॉडी बनी। तो इस प्रकार से लोअर एनिमल्स से हायर एनिमल्स का डेवलप हुआ है। तो हम पूरे एनिमल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, जितने भी, जैसे एक समझाऊं मैं एक चीज़, छोटी चीज़ के लिए, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें हम ऑर्थोपोडा में रखते हैं। किस में रखते हैं? ऑर्थोपोडा। विश्व का सबसे बड़ा जो संघ है, जीवों का जो संघ है जंतुओं का, वो है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा में हम रखते हैं इनको, सारे कीट, बिच्छू, मक्खी, ये सब ऑर्थोपोडा में आएंगे, सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है वो है मोलस्का। ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सारे जीव जगत को हम पढ़ेंगे कि कितने संघों के अंदर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, उनको किस में रखते हैं और क्यों रखते हैं, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ दिस। क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, विशेष लक्षण होते हैं, उनके कारण उनको एक विशिष्ट संघ के अंदर रखा जाता है। वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो ये पूरी एक यूनिट की मैंने बात करी है। आपके बुक्स के अंदर 22 चैप्टर, आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं बायोलॉजी के अंदर, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे। पहला कौन सा? जीव जगत। दूसरा कौन सा? जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके अंदर 5 जगतों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और तीसरा कौन सा? वनस्पति जगत, जिसके अंदर शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और नेक्स्ट जीव जगत, जिनके अंदर कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, रीढ़ की हड्डी वाले और बिना रीढ़ की हड्डी वाले। और बिना रीढ़ की हड्डी वालों में सबसे पहले प्रोटिस्टा, फिर प्रोटोजोआ, उसके बाद पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटाहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा। ये 11 संघों का वर्णन हम पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे इनके। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की। अभी हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीव कहते किसे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, ये भी क्वेश्चन हो गया। और जीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले मैं जीवों के बारे में बात करूंगा, और ऑटोमेटिकली इसके जो अपोजिट्स कैरेक्टर्स होंगे वो निर्जीवों के बारे में होंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जीवों की बात करूं, अगर मैं चैप्टर की बात करें पूरे की, तो चैप्टर में आपको 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम सजीव के लक्षणों की बात करेंगे, जो भी मैं बताने वाला हूं। और दूसरा, हम जीव जगत की विविधता, यानी किस आधार पर हम जीवों को अलग अलग कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम वर्ग की संवर्ग, किस तरह से हम किसी भी जीव को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका डिवाइडेशन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये एक पूरा वर्ग की संवर्ग होता है, उसे हम पढ़ेंगे। और लास्ट पढ़ेंगे हम वर्ग की सहायता साधन, यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो हमें वर्गीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सजीवों के बारे में। सजीवों के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं जो सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। जैसे पहला है वृद्धि, सजीवों का गुण है, निर्जीवों में नहीं होती है। दूसरा है प्रजनन, सजीवों का एक विशिष्ट गुण है, लाक्षणिक गुण है, जो निर्जीवों में नहीं होता। तीसरा है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, श्वसन है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेशन है, निर्जीवों में नहीं होता, सजीवों में होता है। गति निर्जीवों में नहीं होती है, सजीवों में होती है। पोषण सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। उत्तेजनशीलता, इरेटिबिलिटी सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता। आकार और आकृति स्पेशली सजीवों में होती है, एक विशिष्ट आकार या आकृति लेते हैं वो जब विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। निर्जीव का एक निश्चित है, वो कोई भी आकार आकृति नहीं लेगा। निश्चित जीवन चक्र, डिफिनिट लाइफ साइकिल सजीवों का गुण है, निर्जीवों में नहीं होता। सजीव जन्म लेते हैं, मैच्योर होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, फिर डेथ होती है। तो ये कई सारी स्टेप्स होती हैं। तो एक निश्चित लाइफ साइकिल, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी होता है, कौन कितने दिन जिएगा। जैसे ह्यूमन की उम्र लगभग 100 ईयर्स मानते हैं, टॉर्टोइज की 300 ईयर्स मानते हैं, पैरट की 140 ईयर्स मानते हैं, बरगद की 2500 ईयर्स मानते हैं। तो अलग अलग लाइफ साइकिल होती है। समविस्थापन, होम्योस्टेटिस, जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है, हम
इस तरह से उसको फिक्स रखते हैं। तो ये समस्थापन जीवों का गुण है, सजीवों का गुण है, निर्जीवों का नहीं है। विभिन्नताएं वेरिएशंस सजीवों में पाई जाती हैं, वेरिएशंस सजीवों का गुण है, निर्जीवों का नहीं है। और लास्ट एडेप्टेशन सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको मैंने, जो पहला टॉपिक है लिविंग बर्ड, चैप्टर है जीव जगत द लिविंग बर्ड, जिसके अंदर सजीव पहला पॉइंट्स है, पहला टॉपिक है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करा है कि सजीव किसे कहते हैं। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स जो आपको बताए गए हैं वो सजीवों के हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे जीव जगत की विविधता, यानी किस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, किस प्रकार से हम विविधता करते हैं, जीवों में अंतर हम किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए एक ब्रांच है जिसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी या जिसको हम वर्गीकी कहते हैं, और एक पर्टिकुलर वर्ड भी इसके लिए यूज किया जाता है, इसको मैं सिस्टमैटिक्स भी कहूँगा। आप ऐसे समझें बायोलॉजी की एक शाखा है या ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, जीवों की विविधताएं पढ़ते हैं, वर्गीकरण पढ़ते हैं। और टैक्सोनॉमी इन तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी जीव का अगर मैं आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर इट मीन्स नामकरण, ये तीन चीज़ें पढ़ूं तो उसको मैं वर्गीकी बोलूँगा। अब हम बात करेंगे वर्गीकी की कि किस तरह से हम प्लांट्स का नाम दें और किस तरह से हम एनिमल का नाम दें। तो इसके लिए विश्व लेवल पर दो ब्रांचेज हैं, एक तो है ICBN और एक है ICZN। ICBN होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी अगर विश्व के अंदर किसी भी प्लांट्स की, पादप की खोज हुई है तो सबसे पहले उस वैज्ञानिक को या उस व्यक्ति को उस पादप को ICBN ले जाना होगा और वहाँ अपना नाम पंजीकरण कराना होगा, जहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम उस पौधे को दिया जाएगा और इन फ्यूचर पूरे विश्व के अंदर उस पौधे को उसी नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही ICZN जंतुओं के लिए होती है। किसी भी जंतु की अगर खोज किसी भी साइंटिस्ट ने की है तो उसको सबसे पहले ICZN में जाना होगा और वहाँ उसका नाम नॉमिनेट कराना होगा और उसके बाद पूरे विश्व में उसी नाम से उस जंतु को जाना जाएगा। तो एक नियम होता है डिस्कवरी का या खोज का और उनके नामकरण का। अगर हम बात करें कि किसी भी जीव का नाम हम किस तरह से देते हैं तो सबसे जो मान्य पद्धति है वो है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, द्विनाम पद्धति, जिसको कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस। बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो जब भी हम इन फ्यूचर या जब भी क्लास में या जब भी कहीं भी आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और वहाँ वर्ग की आप पढ़ेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर या कहीं भी आप वर्ग की पढ़ेंगे, जिसको मैं टैक्सोनॉमी कह रहा हूँ, टैक्सोनॉमी आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वहाँ कैरोलस लीनियस का नाम 100% आएगा, क्योंकि ये जनक हैं टैक्सोनॉमी के जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है किसी भी जीव का, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। जैसे अगर मैं आम का वैज्ञानिक नाम देखूं तो आम का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। इंग्लिश में लिख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ये आम का वैज्ञानिक नाम है, बॉटेनिकल नेम है। दोनों को अंडरलाइन करूंगा, इसका रीजन है जो आगे बताया जाएगा आपको। अगर मैं मनुष्य के नाम की बात करूं तो मनुष्य का नाम होता है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। तो कोई भी नाम अगर मैं जूलॉजिकल हो या बॉटेनिकल हो, बॉटेनिका पादप का या जंतु का कोई भी नाम हो, वो दो शब्दों से मिलकर बना होगा। उसका एक रीजन है कि जो नाम है वैज्ञानिक नाम वो द्विनाम पद्धति के अनुसार दिए जाते हैं। फिर बात आएगी नामकरण के कुछ नियम हैं, उनके अनुसार ही हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण के नियम हैं। नामकरण का नियम सबसे पहले कौन सी पद्धति के अनुसार नाम दिया जाएगा? वो है द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार। इसका मतलब साइंटिफिक नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होगा? दो शब्दों से। दूसरी बात है जो नामकरण हम करते हैं उसमें जो पहला शब्द है वो कैसे लेटर से लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से। और जो दूसरा शब्द है वो किससे लिखा जाएगा? उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से। यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से,
सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर से। दूसरी बात, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज हमको आती नहीं है, इसीलिए इसको लैटिनाइजेशन या लैटिनीकृत करने के लिए अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। मैंजीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करेंगे। दूसरी बात, जो पहला शब्द होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है, जीनस को प्रदर्शित करता है, और जो दूसरा शब्द होता है वो जाति को। यानी ये फिक्स है, अगर कोई भी वैज्ञानिक नाम है तो उसका जो पहला वर्ड है वो वंश को रिप्रेजेंट करेगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो आम है उसका जो वंश है वो मैंजीफेरा है, और जो इंडिका है वो उसकी जाति है। और अलग नियम है, अगर कोई वैज्ञानिक है उसका नाम अगर पीछे आता है तो उसका नाम वैज्ञानिक नाम के पीछे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे मान लो किसी लीनियस ने किसी की खोज की है तो हम उसका नाम लिखेंगे, फिर पीछे एल लिख देंगे। तो ये कई सारे नियम हैं जो वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा है आपने सजीवों के लक्षण, दूसरा पढ़ा है आपने जीव जगत की विविधता, और आज हम एक छोटी सी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है वर्ग की समवर्ग। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वैज्ञानिक नाम आपकी इस बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, जैसे घरेलू मक्खी का नाम दिया हुआ है मस्का डोमेस्टिका, शेर का नाम दिया हुआ है लियोपेंथ्रा, गेहूं का नाम दिया गया है ट्रिटिकम एस्टेवम, चावल का हो सकता है ओराइजा सेटाइवा, एलोवेरा ग्वारपाठा का हो सकता है एलोवेरा, मक्के का हो सकता है जिया मेज। तो सबके नाम में दो नामों से मिलकर के बता रहा हूँ। और लास्ट जो टॉपिक आज का है हमारा वो है वर्ग की समवर्ग, यानी किस प्रकार से टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जगत, यानी वो पादप जगत है या जंतु जगत से रिलेटेड है। दूसरा लिखते हैं संघ, इनको हम थोड़ा तिरछा लिखते हैं, ये नियम है। सबसे पहले क्या लिखते हैं जगत, फिर क्या लिखते हैं संघ, फिर क्या लिखते हैं वर्ग, फिर क्या लिखते हैं गण, फिर क्या लिखते हैं कुल, फिर क्या लिखते हैं वंश, और फिर क्या लिखते हैं जाति। तो इसे हम बोलते हैं वर्ग की समवर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग की समवर्ग। इस प्रकार से हम किसी भी जीव का वर्गीकरण करते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन, वर्गीकरण का आधार क्या है, सबसे छोटी या मूलभूत इकाई वर्गीकरण की क्या है? तो आपका आंसर होगा जाति। क्या है? जाति। तो सबसे पहले हम जब वर्गीकरण करते हैं इनको तिरछा लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जगत। दो होते हैं, जंतु जगत और वनस्पति जगत। फिर लिखेंगे संघ, फिर लिखेंगे वर्ग, फिर लिखेंगे गण, फिर लिखेंगे कुल, फिर लिखेंगे वंश और फिर लिखेंगे जाति। अगर इंग्लिश में बात करें तो सबसे पहले लिखेंगे किंगडम। इसको क्या बोलते हैं? किंगडम। इसको बोलते हैं फाइलम, इसको बोलते हैं क्लास, इसको बोलते हैं ऑर्डर, इसको बोलते हैं फैमिली, इसको बोलते हैं जीनस और इसको बोलते हैं स्पीसीज। तो इस तरह से हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। और लास्ट टॉपिक है कि ये वर्गीकरण हम किस वे पे कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो हमको हेल्प करेगी इसके लिए, तो वो है वर्ग की सहायता साधन, जिसके अंदर हम हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर और कुंजी या चाबी, मोनोग्राफ भी होता है। वो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टैक्सोनॉमी में उनके नॉमेनक्लेचर के लिए, उनके नामकरण के लिए हमें सहायता करती हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर आप 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। पहला है सजीव या जीव जगत, दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, और तीसरा है वनस्पति जगत, और चौथा है जंतु जगत। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे आपको प्रॉपर बायोलॉजी की डेफिनेशन समझ में आएगी कि बायोलॉजी क्या होती है, हम किस तरह से बायोलॉजी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो आज मैंने पहले चैप्टर में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर। पहला सजीव, दूसरा जीव जगत की विविधता, तीसरा वर्ग की समवर्ग और चौथा वर्ग की सहायता साधन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज हमने सजीवों के लक्षण सारे पढ़े हैं, जीव जगत की विविधता हम कैसे करते हैं, ICVN, ICZN, द्विनाम पद्धति, और वर्ग की समवर्ग, किस तरह से हम किसी भी जंतु का वर्गीकरण करते हैं, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।